So now I'll share with you some pointers which we have learnt over the years कि management optional के लिए हमें करना क्या है. Okay. We'll start with the first point, which is identifying important topics. हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी जब पेपर देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या जानने का इच्छा होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं रिपीटेडली. वी आल्सो हैव सीन दैट आफ्टर दैट एक्सरसाइज ऑफ डूइंग एवरी क्वेश्चन ऑफ पास्ट 21 इयर्स. लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल में if you want to put up a good score, you have to stop identifying important topics. You have to stop looking at the trend कि ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा important है. So the only way to crack the exam is that you should target completion of 100% syllabus. In fact, I'll show you this thing with one example. ठीक है. अब जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोग ले लेते हैं. ठीक है. अब चलो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं. ठीक है. अब जैसे टॉपिक, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम काफी सारे न्यूमेरिकल भी कराते हैं लोगों को. ठीक है. लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में 2018 तक कोई न्यूमेरिकल आया ही नहीं था. यू कैन सी इट. 2018 में ये वाला न्यूमेरिकल आया था. ठीक है. उससे पहले कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूमेरिकल आया ही नहीं. इसका मतलब लोगों ने क्या अज्यूम किया होगा कि इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है. सो गाइस, ऐसा नहीं करना है. तुम्हें 100% सिलेबस करना है. जिस भी कीवर्ड के अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं तुम्हें उससे करने हैं. एंड आई कैन शो यू अनदर टॉपिक. जैसे आप कैपिटल बजटिंग देख लीजिए. कैपिटल बजटिंग का आज तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आया. टिल डेट कोई आया ही नहीं है. इसका मतलब क्या हम इसको छोड़ देंगे? नहीं, इसके भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. हालांकि इसका आज तक भी कोई सवाल इसका मतलब नहीं आया. सिमिलरली देयर कैन बी अनदर फ्यू वन और मोर टॉपिक जिससे आज तक एक भी सवाल नहीं आया 20 साल में. कोई है बीच में ऐसे टॉपिक. ठीक है. तो शुड बी स्किप दैट? ऑफ कोर्स नॉट. अगर एक भी सवाल नहीं आया कोई बात नहीं. मे बी इस बार उसका you have learned by doing these questions. Second thing, which books to refer? So generally हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं कि मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना है. ठीक है. तो मुझे कोई बता दे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का कौन सा बुक अच्छा है, मैं वो किताब खरीद के ले आऊंगा, पूरा पहले से आखिरी पन्ने तक पढ़ डालूंगा और मेरा काम हो जाएगा. गाइस, ये वाला अप्रोच यूपीएससी में काम नहीं करेगा. कोई ऐसा बुक है ही नहीं जिससे हमारे जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर के जिस तरह के बने हैं वो उससे एड्रेस हो जाएं. कम से कम 4 से फॉर एवरी यूनिट ऑफ सिलेबस. फॉर एग्जांपल, अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट का मैं एग्जांपल बार-बार आपको दे रहा हूं. अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट का अगर टॉपिक है, उसको करने के लिए 4 से 5 डिफरेंट बुक्स हम लोगों को करना होगा. इसका मतलब क्या है? सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं? 12 इंटू 4 इंटू 5, मतलब आपको 50 से 60 बुक करनी होगी. राइट. अब 50 से 60 बुक करना संभव है? नहीं है, थोड़ा मुश्किल है. तो क्या करें फिर? हाउ डू वी हैंडल दिस क्वेश्चन कि which books to refer? सो गाइस, करना क्या है? स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड. ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस खोलो, उसके अंदर एक कीवर्ड उठाओ, असेंबली लाइन बैलेंसिंग. आई थिंक कीवर्ड इज लाइन बैलेंसिंग, नॉट असेंबली लाइन बैलेंसिंग. बिकॉज आई टीच दिस सब्जेक्ट, इसलिए मुझे याद है. तो लाइन बैलेंसिंग पढ़ाओ. उसके बाद लाइन बैलेंसिंग के टॉपिक को ही 4 से 5 डिफरेंट बुक्स में तुम जाके देखो, और तुम्हें वहां जाके पता चलेगा कि किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको दिखेंगे, और जहां से उठ के सवाल भी आता है. तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड. कोई कीवर्ड उठाना है और उस कीवर्ड को उठा के 3 या 4 डिफरेंट बुक्स में देखना है. दैट इज हाउ यू विल गेट द कवरेज ऑफ सिलेबस. जैसे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात आपको मैं बताता हूं. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में खूब सारे मेथड बनते हैं. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले आप ईओक्यू पढ़ोगे. ईओक्यू के बाद आप क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल पढ़ोगे. मैं नाम एक बार तुम लोग लिख लो, अगर नीड है तो मैं एक एक करके बोल देता हूं.
पहले ईओक्यू पढ़ोगे, फिर क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल पढ़ोगे, फिर प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल पढ़ोगे, उसके बाद तुम फिक्स टाइम पीरियड इन्वेंट्री मॉडल पढ़ोगे, जिसको हम लोग पीरियोडिक इन्वेंट्री का भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तुम एबीसी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और उसके बाद फिर तुम इन्वेंट्री मॉडल पढ़ोगे कि सिंगल ऑर्डर क्वांटिटी वाला तुम मॉडल पढ़ लोगे, सिंगल ऑर्डर क्वांटिटी वाला, ठीक है। अब मैंने 7 से 8 आपको मॉडल बता दिए, बिकॉज आई टीच दिस सब्जेक्ट। अब गाइस एक भी ऐसा बुक नहीं है जिसमें सारे के सारे दिए हों, लेकिन अगर 3 से 4 डिफरेंट बुक, क्योंकि कभी सवाल कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, वहां से हम लोगों को पता चला है, ठीक है। लेकिन अगर 3 से 4 डिफरेंट बुक में देखोगे तब ये चीज कवर हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर का हमें नहीं पता कि कौन सी किताब में से उठा के वो सवाल वो लोग बना देंगे। सो कीवर्ड वाइज मल्टीपल बुक रेफर करना है, न कि मल्टीपल बुक सारी की सारी पढ़ डालनी है। एक और आसान तरीका है, ह्यूमन पेइटास की जितनी भी क्लास है उसको एक एक करके बैठ के देख लीजिए। हमारे टीचर्स ने वाला मेहनत कर दिया है, समय लगेगा 300-350 घंटे लगेंगे, लेकिन सारा आंख बंद करके देख डालिए एंड यू आर डन, यू विल गेट सॉर्टेड। हमारे जो न्यूमेरिकल क्लासेस हैं उसको ध्यान से अटेंड कीजिए। सीपीएम पीआरटी में कम से कम 10 तरह का सवाल बनता है, एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो, फिर उसमें किसी में कुछ निकालना है, किसी में कुछ निकालना है। सिर्फ क्रिटिकल टाइम निकालना नहीं पूछता, वो 10 बातें और भी निकालने को पूछता है। वो सब कैसे 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 पता चलेगा जब डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल होगा। तो हमारे टीचर क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक के लिए 4-5 डिफरेंट बुक्स के न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर वैरायटी ढूंढते हैं, फिर उन सब चीजों को लेके क्लास में आते हैं, और फिर वो न्यूमेरिकल क्लास तुम्हारे लिए होती है। जाके वेबसाइट पे देखो कि 1-2 क्लास अटेंड करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, कि कैसे कैसे उसमें अलग अलग तरह का फ्लेवर हम लोग डालते हैं न्यूमेरिकल क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगेन गाइज इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है, मैनेजमेंट ऑप्शनल मत लो। मैनेजमेंट ऑप्शनल लेने का पर्पज ये है कि मैं न्यूमेरिकल करूंगा और वहां बिल्कुल ही आसान नंबर इकट्ठे मैं करूंगा, और इसमें मेरे पास श्योरिटी भी होगी, एग्जामिनर ज्यादा नंबर भी नहीं काट पाएगा। आई विल पुट अप अ गुड स्कोर, आई विल गेट अ गुड रैंक। दिस इज द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगेन पेपर 1 में थोड़ा कम आता है, पेपर 2 में खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, एंड विल टेक यू टू दैट लेवल। सो गाइज मेक श्योर कि आप you pay your due respect to numericals and due attention to numericals, ये आपको जरूर करना है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा बाय द वे न्यूमेरिकल क्यों, मतलब बार बार मैं आपको दोबारा से फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी थ्योरेटिकल सवाल में जब तुम लिखते हो ना, जैसे कि चलो एक जनरल जीएस के टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं, मे बी टेक, अगर तुमसे पूछता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए देश में क्या हो रहा है, तो मुझे बताओ कि इस सवाल का जवाब क्या कोई ऐसा बच्चा जो नहीं लिख पाएगा यूपीएससी देने वाला, सभी ने पढ़ा होगा ये, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ पूछ लिया, कोई है जो नहीं लिख पाएगा? अगर तुम में से कोई है तो फिर देन समथिंग इज रॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। हमारा ऐसा मानना, हर बच्चा इसका कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। देन हाउ विल एग्जामिनर फाइंड आउट कि किसको क्या नंबर देना? हाउ विल योर आंसर स्टैंड आउट? तुम कितना मेहनत कर लो, ऐसा भी तुम क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर लोगे? बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर पाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल हैज गॉट अ डेफिनेट आंसर। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के में तुम्हें बताना कि मुझे कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, तो उतना ही उसका एक ही आंसर है, बस वही करना है। कोई क्रिएटिविटी दिखाने का जरूरत भी नहीं है, सुंदर लाल पेन से, नीले पेन से हाईलाइट की कोई जरूरत नहीं है। उसको आंसर दिखा दो, नंबर तुम्हें देके चला जाएगा वो। और उसके लिए काटना भी मुश्किल है कि काटे तो किस बात के नंबर काटे वो। इसलिए गाइस न्यूमेरिकल करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये डुएबल है। हम तुम्हें सिखाएंगे अगर तुमसे नहीं हो रहा तो, अदरवाइज ट्राई टू योरसेल्फ, इट इज डुएबल। नेक्स्ट थिंग, हैंड रिटन नोट्स। तैयारी करने का तरीका क्या है? तो मैंने तो बता दिया कि किसी भी एक टॉपिक को 4 बुक से पढ़ना है। अच्छा बाय द वे, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो ये 4-5 बुक सब छोड़ दो, जो हम तुम्हें करने को बोलते हैं वो कर लो, बस काफी है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या है? अभी तुम 4 से 5 डिफरेंट बुक्स तुम लेके आओ। मान लो मैंने असेंबली बैलेंसिंग का टॉपिक उठाया, एक बुक से पढ़ा, दूसरी से पढ़ा, तीसरी से पढ़ा, फिर क्या हुआ? देन गाइस व्हाट यू विल डू, सिर्फ पढ़ना नहीं है,
उस टॉपिक के बुलेट पॉइंट अपने कागज पे लिखते जाना है. यू हैव टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग योर नोट्स. इनफैक्ट आई विल शो यू कि कैसा दिखना चाहिए ये. ठीक है. सो गाइज, इफ फॉर एग्जांपल ये ईओक्यू का एक टॉपिक है. ठीक है. सो एंड लेट मी शो यू विद अ बिगर कैमरा. ठीक है. सो ये जैसे ईओक्यू का तुम्हारा नोट है, तो हाथ से ऐसे ईओक्यू का लिखना शुरू करो. अपने अपने पॉइंटर बनाओ, अपने शब्दों में लिखो. जहां डायग्राम है, डायग्राम जरूर, वहां डायग्राम को जरूर लिखना है. जहां मतलब बुलेट पॉइंट है, वहां वो सब चीजें जरूर लिखना है. ठीक है. सो होगा क्या, पहली बुक से कुछ पढ़ा, फिर A4 साइज पेपर पे उतार दिया, दूसरी से पढ़ा, फिर उतार दिया, तीसरी से. सो 4 से 5 बुक का समरी, 4 से 5 बुक का कंसोलिडेटेड नॉलेज तुम्हारे पास आ जाना चाहिए. उसके अलावा अगर उसी चीज का तुम्हें कहीं और से कुछ मिलता है, मे बी तुमने यू रेड थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन तुम्हें उसका अच्छा एग्जांपल मिल गया किसी बिजनेस न्यूज पेपर में, उसको उठा के वहां अपने पेपर में ले आओ. सो स्लोली विद दिस एक्सरसाइज अगर तुमने तैयारी अच्छे से किया है, तुम्हारे 3 से 3,500 A4 साइज पेज भर जाने चाहिए. दैट इज वेयर इट शुड टेक यू. ठीक है. तो वाला चीज करो. ठीक है. तो सेकंड थिंग, हैंड रिटन नोट इसलिए भी करो कि जिस दिन जिस टॉपिक को तुम लोग पढ़ रहे हो, उसी दिन मेक श्योर कि एज इफ यू आर राइटिंग द आंसर, बुलेट पॉइंट लिखना है, उसका 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, या कोई डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, कुछ और लिखने का तरीका है, उसी दिन लिखो. आंसर राइटिंग के लिए बाद का वेट मत करो. इनफैक्ट यूपीएससी की सारी तैयारी में ही आंसर राइटिंग बड़ा ग्लोरीफाइड वर्ड है. इनफैक्ट एक बार आई वेंट टू राजेंद्र प्लेस और आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी कि किसी टॉपर की आंसर की भी बिक रहा है. सॉरी, उसका जो आंसर का बुकलेट था, किसी सम टॉपर हु गॉट रैंक 1 या रैंक 2, तो वो जिस तरह आंसर लिखता है, सो दैट वाज बीइंग सोल्ड बाय वहां कुछ मतलब वहां लगा हुआ था. गाइस, तुम्हें उसको रेप्लिकेट नहीं करना है. तुम्हारा एक अपना स्टाइल है. हर आदमी का आंसर लिखने का अपना स्टाइल है. किसी को बुलेट में लिखना है, किसी को पैराग्राफ में लिखना है, किसी को कैसे लिखना है. तुम्हें अपनी बात को अपने शब्दों में समझाना है. किसी को लाइन छोड़ के लिखना है, किसी को लाइन उसमें लिखना है, किसी को छोटा लिखना है, किसी को बड़ा लिखना है. मतलब अब तुम चेंज कर भी नहीं पाओगे इस उम्र में आके. सो आंसर राइटिंग इज एनीवे लाइक ओवरली ग्लोरीफाइड वर्ड. सो बट पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर तुम अच्छे से अपने 3,000 पेज के हैंड रिटन नोट बनाओगे विद एवरी टॉपिक, तुम्हें आंसर राइटिंग की जरूरत ही नहीं है सीखने की. सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना बस, कि टाइम से पेपर पूरा हो जाए. आंसर राइटिंग वैसे ही हो जाएगा. सो गाइस, वंस अगेन, हैंड रिटन नोट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है या वीडियो सुनना काफी नहीं है. अपने हैंड रिटन नोट सब लोगों को जरूर बनाना है. इट्स सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स सुपर इंपॉर्टेंट. अच्छा, हैंड रिटन भी ऐसे मतलब अलग अलग करके बनाना है. जैसे मैं दोबारा तुम लोगों को एक बार एक चीज मैं और दिखा देता हूँ. ठीक है. कि जैसे मैंने ये ईओक्यू का हम लोगों ने बनाया है. ठीक है. सो ईओक्यू का मैंने बनाया. इसमें हमने डायग्राम भी ड्रॉ किए. ठीक है. इसमें हमने बाकी चीजें भी किया. ठीक है. हैंड रिटन नोट्स, डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया. ठीक है. उसके बाद एक अगला टॉपिक है. जैसे अगला टॉपिक है मेरे पास दूसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. ठीक है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. ठीक है. एक डायग्राम से मैंने शुरू में बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है. ठीक है. उसके बाद पूरा ऐसा किया. अब मुझे क्या करना है कल को, कि मुझे सप्लाई चेन में, अब मुझे कल को ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं. ठीक है. तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए क्या होता है कि ऐसा कि इंडिया में जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, I can use that example as an example of supply chain management. ठीक है. तो गाइस क्या करना है, उस दिन जाना है, अपने हैंड रिटन नोट ढूंढना है और उसमें लिख लेना कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल मुझे यूज करूंगा एग्जाम में अगर ये आएगा तो. इस तरह यहाँ वहां अगर तुम बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या तुम लोग कुछ केस स्टडीज तुम लोग पढ़ोगे अगर तुम. ठीक है. तो इन सारी जगह भी तुम जो मिलता जाएगा उसको अपने हैंड रिटन में लेके आ जाओ. और अगर एक हैंड रिटन नोट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, एक ईओक्यू का, ये दोनों अलग अलग A4 साइज पेज पे हम लोगों ने बनाया है. करेक्ट. और
इसको मैंने स्टेपल कर दिया, जैसे ईओक्यू के मेरे 5-6 किसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 5-6 मेरे पेजेस हैं। अगर मुझे कुछ और ऐड करना तो मैं स्टेपल करके एक पेज इसके बाद में ऐड कर दूंगा इसके बाद में, करेक्ट। इस तरह यू विल हैव सो कॉल्ड मॉड्युलैरिटी। तो इस तरह जो कीवर्ड के तुम्हारे जितने भी कीवर्ड है, कितने कीवर्ड होंगे तुम्हारे सिलेबस में? आई थिंक 150 होंगे। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे 150 तुम्हारे छोटे छोटे ये बन जाने चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर गाइज, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट। और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया कैसे तुम लोगों को हैंड रिटन नोट तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट विच इज क्रिएटिंग द बिग पिक्चर। तो गाइज देखिए, लोग तैयारी तो कर लेते हैं, हमें मतलब आता भी है एग्जाम में, फिर भी लोगों को 5-5 अटेम्प्ट क्यों लगते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लोगों को 5-5 अटेम्प्ट लग रहे हैं? जैसे अगर मैंने पब्लिक एड से मैंने पेपर दिया, तो पब्लिक एड का सिलेबस तो 4 महीने में हो जाता है, फिर 5 अटेम्प्ट क्यों लग गए? चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट में नर्वस हो गया या कुछ हो गया, कुछ टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाया, अगले में तो हो जाना चाहिए। तो कुछ लोगों को व्हाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम? क्वेश्चन इज नॉट कि इतने सारे टाइम मुझे लगा, क्वेश्चन ये है कि अगर 1 साल बाद तुम फिर करते क्या हो? व्हाट डू यू स्टडी? सिलेबस मैंने पूरा कर लिया है, तो 1 साल बाद क्या ऐसा इंक्रीमेंटल नॉलेज है कि जो मैं उसको लेने की कोशिश करता हूं? सो गाइस, याद रखो कि सिर्फ जानना एकेडमिक नॉलेज काफी नहीं है, योर आंसर शुड स्टैंड आउट। अब आंसर स्टैंड आउट कैसे करेगा? आंसर स्टैंड आउट करेगा when you are having the big picture, when you have capability to relate topics, when you have capability to relate topics with real life examples। कैसे तुम एक theoretical topic को बुक से पढ़ के और एक डायग्राम के रूप में खुद डायग्राम बना के उसको कर सकते हो। So these are the skills which you have to develop, so these are mental capability which you have to develop। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी दिया एक, क्या तुम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सवाल में कोविड-19 के वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर सकते हो? या फिर क्या तुम एयर इंडिया के एग्जांपल को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉपिक है जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहां फिट कर सकते हो? या क्या तुम जो अभी वोडाफोन का पूरा केस चला था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके, उस वाली चीज को तुम फिट कर सकते हो कंट्री रिस्क एनालिसिस में, जो कि तुम्हारा इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है? या फिर अदानी जी जो कर रहे हैं, कैन यू रिलेट दैट विद बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन? सो गाइस, जितने भी टॉपिक्स हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग बिग पिक्चर, स्टार्ट रिलेटिंग देम विद रियल लाइफ। कैन यू रिलेट topics of operations management with HR? Just think about it. So unless तुम ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करते हो, तब तक तुम आंसर को मतलब समझ ही नहीं पाओगे। या फिर कैन यू रिलेट विद, जैसे तुम सप्लाई चेन मैनेजमेंट तुमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब सवाल आ गया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी का क्या रोल है? अभी तो ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था किताब में, क्यों मतलब मैंने हेडिंग नहीं पढ़ा था कि आईटी रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो तुम एकदम घबरा गए। नहीं, उस टाइम तुम्हें एग्जाम में सोचना है कि मैंने जो अपने MIS के कोर्स में पढ़ा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि AI, IoT, EDI या ERP, क्या मैं उसको सप्लाई चेन में फिट कर सकता हूँ और अपना आंसर लिख सकता हूँ? गाइस, दिस कैपेबिलिटी टू डेवलप एंड टू रिलेट तुम लोगों को डेवलप करना है, then you will get the marks। अच्छा, ये वाली कैपेबिलिटी कहां से आएगी? खूब सारा अखबार पढ़ने से। अखबार कौन सा? बिजनेस पेपर। जीएस के लिए जो करते हो करते रहो, मैं अभी मैनेजमेंट ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। एक बिजनेस पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बाय द वे उससे जीएस में भी हेल्प होगी। जीएस में आप दुनिया भर के सवाल आते हैं, ये इन्फ्लेशन ऊपर नीचे क्या होगा, फॉरेन करेंसी क्या होगा, कम से कम 2-3 सवाल तो आजकल इसी के आते हैं तुम्हारे तुम्हारे प्रीलिम्स में, जो तुम्हें मैनेजमेंट स्टूडेंट के पक्का ठीक होने चाहिए। एनीवे, तो बिजनेस पेपर पढ़ना शुरू करो। बिजनेस, अगर केस स्टडी की बुक पढ़ सकते हो तो ठीक है 1-2, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दो केस स्टडी, पर बिजनेस पेपर से अपने एग्जाम्पल इकट्ठे करने शुरू करो। और सिर्फ पढ़ के मत छोड़ दो, कहीं लिख डालो, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले क्या मैं एक बार देख लूं, मुझे याद तो आना चाहिए ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव गाइज, ऑब्जेक्टिव ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में कागज पे उतर भी जाए, वो आंसर शीट को मैं लिख भी डाल लूं एग्जाम वाले दिन। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
सो ये 5 पॉइंट थे जो हम लोगों को आपके से शेयर करने थे, ठीक है। अगेन समरी इज दैट अगर मेहनत करने को तैयार हो 10-12 महीने पढ़ाई कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑप्शनल से बढ़िया सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों ने एमबीए किया है या पीजीडीएम किया है और उसके बाद भी अगर तुम पब्लिक एड, सोशियोलॉजी और सब सब्जेक्ट लेते हो तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया, ठीक है। अगर एमबीए में कुछ भी रीजनेबली पढ़ाई किया है, टेक दिस सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है और अब धीरे धीरे स्कोरिंग भी हो रहा है। लेटेस्ट पेपर देखो 2021 का, इतनी मॉड्यूलैरिटी है कि हर बार स्पेसिफिक बातें पूछी गई है। अब मतलब वो दिन चले गए जब 2007 में क्या होता था, एंड लेट मी शो यू रादर, तुम उससे थोड़ा और रिलेट करोगे। 2007 में किस तरह के सवाल आते थे, ठीक है। लेट मी शो यू, सो मे बी विल गो टू स्टेट अवे 2007 में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इज वर्किंग कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ कैश, इन व्हाट वेज, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिस्कस मॉडल ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो इतना सारा थ्योरेटिकल सवाल आता था, ठीक है। लेकिन आज के दिन तुम जिस तरह के सवाल देखते हो दे आर वेरी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट पूछेगा। सिर्फ उतना ही तुम लोगों को बताना है किसी भी टॉपिक को लेके। लेट मी टेक यू अनदर फ्यू एग्जांपल फ्रॉम माय ऑपरेशन मैनेजमेंट से। मैं एक दो तुम्हें सवाल दिखाता हूँ। 2020 का पेपर हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल आया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल आया, ये भी न्यूमेरिकल आया, ऑपरेशन ये भी न्यूमेरिकल आया। इट्स सो नाइस। ये नंबर हैं जो मतलब बिखरे पड़े हैं, बस इकट्ठे कर लेना है गाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था। लेट मी ओपन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो हाँ, अब गाइस ये देखिए 2020 पेपर आया है, लिस्ट डाउन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स यूज्ड टू मॉनिटर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एक्स बार चार्ट एंड पी चार्ट्स। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल सवाल है पर ये इतना स्पेसिफिक है, अगर तुम ये भी लिख दोगे तो नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा सकते। एंड दिस इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि अब मैनेजमेंट ऑप्शनल को लेने का समय आ गया है पिछले 2-3 साल से, बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड वेरी स्पेसिफिक। अब तुम पहले के सवाल देख लो, 2002 के सवाल देख लेते हैं, चलो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। डिस्कस द जेआईटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, कोई भी लिख देगा। सो नाउ क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर स्पेसिफिक देन बीइंग जेनरिक। ये वाला सवाल देखो 2002 में आया है। हाउ डज PERT टेक्निक हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, डिस्क्राइब विद एन इलस्ट्रेशन। मतलब अब इसमें कुछ भी लिख लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, राइट। लेकिन अब ऐसा सवाल नहीं आता। अब थ्योरेटिकल सवाल भी टू द पॉइंट आते हैं, दे आर बिकमिंग इवन मोर स्कोरिंग। पॉइंट इज, अगर तुम मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ाई किया है, मैनेजमेंट ऑप्शनल लो, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा मेहनत, ऑफ कोर्स इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा। तुम शायद पब्लिक एड का सिलेबस 3 महीने में कर लोगे या 10 महीने लगेंगे, लेकिन 10 महीने बाद जब पेपर देने जाओगे चांसेस वेरी हाई कि पहली बार यू विल पुट अप अ गुड स्कोर। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा कि 4-4, 5-5 साल तुम लोग बैठे हो और उसमें कुछ इंक्रीमेंटल पढ़ने को ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो हो चुका है, राइट। पब्लिक एड और सोशियोलॉजी या जितने भी इन सब्जेक्ट्स के लोग हैं वो एक बार जरूर विचार करें कि वो 1-1.5 साल बाद नया क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट इंक्रीमेंटल थिंग। ओके, सो गाइज विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर इस सब के बारे में तुम्हारे भी कुछ विचार होंगे। फील फ्री, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। If you click on that link, that will connect you with our team directly via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you want to say. All the best.